किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। देश में बागवानी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद। प्रदेश के 39 जिलों के किसानों के फसल नुकसान की भरपाई हेतु 48 करोड़ रुपए और जारी। प्रदेश में प्रधानमंत्री गोवर्धन योजना की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। देश में जिंस बाजार में आई तेजी के बीच बागवानी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार 3% से अधिक का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार इस बार 33 करोड़ टन से अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन होगा। बीते वर्ष के मुकाबले ये 1 करोड़ टन से अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 10.30 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष ये 10.21 करोड़ टन था। इसी तरह सब्जियों की पैदावार बीते वर्ष 18.83 करोड़ टन के मुकाबले इस बार 19.72 करोड़ टन होगी। इस रिकॉर्ड पैदावार पर केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि यह सब सरकार की नीतियों और किसानों को कड़ी मेहनत का नतीजा है। बागवानी की पैदावार में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, लेकिन अभी भी बागवानी उपज का 16% तक हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड का इंतजाम किया है, जिसका उपयोग शुरू किया जा चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 39 जिलों में किसानों के उत्पादों को बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु 1,39,863 किसानों को मुआवजा देने के लिए 48 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि और जारी कर दी है। राजस्व विभाग ने संबंधित जिला अधिकारियों को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इस राशि को मिलाकर सरकार की तरफ से इस वर्ष अब तक राज्य आपदा मोचक निधि से 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसानों को राहत देने के लिए जारी की जा चुकी है। राजस्व विभाग की ओर से अब तक 44 जिलों के कुल 4,77,581 किसानों के लिए 3 किस्तों में 160 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जारी की जा चुकी है। इन जिलों में झांसी, पीलीभीत, चित्रकूट, गोरखपुर, अमेठी व मुजफ्फरनगर आदि सम्मिलित हैं। प्रदेश के गांवों में अब प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में चालू की गई गोवर्धन योजना के तहत गाय के गोबर से सीएनजी गैस का निर्माण किया जाएगा। गैस प्लांट की इस परियोजना में गोबर देने वाले ग्रामीणों व किसानों को गोबर का दाम भी दिया जाएगा। ये एक अच्छी और फायदेमंद पहल है। इसे आगे भी और विस्तार दिया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दी। उन्होंने बताया कि गंगा के तटवर्ती इलाकों में गंगा नर्सरी स्थापित की जा रही है। सरकार इन क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसानों को अपने खेतों के किनारे मेड़ों पर फलदार पौधे लगाने पर उन्हें ये पौधे सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के 50,000 गांवों तक नल द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। किसान भाइयों और बहनों, आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव आगरा में 1,940 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,885 रुपए, झांसी में 1,890 रुपए और बलिया में 1,840 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल का भाव आगरा में 2,640 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2,375 रुपए, झांसी में 2,440 रुपए और बलिया में 2,465 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। सरसों का भाव आगरा में 7,875 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 7,360 रुपए, झांसी में 7,100 रुपए और बलिया में 7,660 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू का भाव आगरा में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,200 रुपए, झांसी में 1,050 रुपए और बलिया में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। टमाटर का भाव आगरा में 3,150 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 3,200 रुपए, झांसी में 2,500 रुपए और बलिया में 3,400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। आइए अब जानकारी लें शरतकालीन गन्ने की खेती के संबंध में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पे चाहिए।
पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित वो सभी जानकारियां जो आपके लिए लाभदायक हों और जिनको अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकें। तो किसान भाइयों बहनों, आज का हमारा जो विषय है वो है शरतकालीन गन्ने की खेती, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी। आप प्रसार अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि तापमान गिर रहा है जी, तो हमारे किसान भाइयों को कब तक गन्ने की बुआई कर लेनी चाहिए? जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि शरतकालीन गन्ने की बुआई का जो उचित समय है वो 15 सितंबर से लेकर के और 30 अक्टूबर तक का होता है। और ये समय इसलिए भी निर्धारित है कि क्योंकि इस अवधि में जो गन्ने की बुआई के लिए जो उपयुक्त तापक्रम होता है वो 16 से लेकर के और 32 डिग्री के बीच इसकी आवश्यकता होती है। तो इस अवधि में यह तापक्रम उपयुक्त पाया जाता है, जिसमें जमाव गन्ने का बहुत ही बेहतर होता है जी। तो किसान भाइयों को इसकी बुआई अतिशीघ्र कर लेनी चाहिए 30 अक्टूबर। हालांकि 30 अक्टूबर को ये डेड लाइन नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जिस हिसाब से तेजी से गिर रहा है उस हिसाब से प्रत्येक दशा में किसान भाइयों को 30 अक्टूबर या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अपनी शरतकालीन गन्ने की बुआई समाप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा जब तापक्रम कम होता है तो गन्ने का जमाव प्रभावित होता है, और हम सभी जानते हैं कि जमाव ही उपज का मूल आधार है। तो जब हमारा जमाव बेहतर नहीं हो तो उपज हमें नहीं प्राप्त होगी। इसलिए प्रत्येक दशा में 30 अक्टूबर या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अपनी शरतकालीन गन्ने की बुआई किसान भाई अवश्य पूरी कर लें। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो हमारे किसान भाई बुआई करने जा रहे हैं गन्ने की, उनको किन विशेष सावधानियों का जो है ध्यान में रखते हुए बुआई करनी चाहिए ताकि उनको अच्छी फसल मिले? देखिए, बुआई के समय सबसे अहम बात यह है जिस किस्म का हम चुनाव करने जा रहे हैं, जिस गन्ने की किस्म की बुआई करने जा रहे हैं, यह हमें देख लेना है कि क्या वह किस्म किसी रोग या कीट से ग्रसित तो नहीं है। इस समय प्रदेश में गन्ने की जो किस्म एक है को 0238, वो लाल सड़न रोग से प्रभावित है। कई क्षेत्रों में खेत के खेत सूख गए हैं। ऐसी दशा में हमें जो भी बीज की बुआई करनी है वो स्वस्थ फसल से लेनी है और स्वस्थ किस्म होनी चाहिए।
तमाम ऐसी किस्में हैं। गन्ने की किस्म है कोसा 13235 है, ये अगेती किस्म है। इसके अलावा कोलक 14201 गन्ने की किस्म है। इसके अलावा 15023 गन्ने की किस्म है। ये कई ऐसी किस्में हैं जिनकी किसान भाई शरद काल में बुआई कर सकते हैं, जो रोग या कीट से ग्रसित नहीं है। तो ये बहुत ही अहम है कि इस समय बुआई करते समय हमें नवीन गन्ने की किस्मों का चुनाव करना चाहिए, और चुनाव के बाद जो गन्ने की बुआई हम करें वो सिंगल बड, 1 आंख या 2 आंख के टुकड़ों को काट करके, और काटने के बाद उसको कम से कम 5 या 10 मिनट किसी कवकनाशी में, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो या थायोफिनेट मिथाइल हो या प्रोपिकोनाजोल हो, इसमें 5 से 10% का 0.1% का घोल बना करके और उसको उपचारित करने के बाद ही उसकी बुआई करें। ये तो बीज उपचार की बात हो गई। इसके अलावा मृदा उपचार भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो लाल सड़न रोग है, गन्ने का कैंसर रोग है, इसका जो फंगस होता है वो मृदा में सालों तक जीवित रहता है, एक्टिव अवस्था में रहता है। तो हमें मृदा उपचार के लिए खेत की तैयारी के समय ही, अंतिम जुताई के समय ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को गोबर की सड़ी हुई खाद में डाल के और अंतिम जुताई के समय खेत में बिखेर करके अगर हम मिला दें तो इस प्रकार से हम मृदा उपचार भी कर लेंगे और बीज उपचार भी कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें इस समय बुआई के लिए अहम हैं, बीज उपचार और मृदा उपचार। दोनों के उपचार करने के पश्चात ही गन्ने की बुआई किसान भाई करें। जी डॉक्टर साहब, हमारे कुछ किसान भाई जो हैं वो गन्ने की नर्सरी तैयार करते हैं, तो उन किसान भाइयों को इसकी रुपाई के समय किन विधियों का जो है बिल्कुल करना चाहिए? जो इस समय पूरे प्रदेश स्तर पे महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सिंगल बड की नर्सरी तैयार की जा रही है, और उस नर्सरी को फिर किसानों को दिया जा रहा है या किसान खुद भी बो रहे हैं। तो इससे जो बीज, नई किस्मों का बीज का जो संवर्धन है वो बहुत तेजी से होने की संभावना है और हो भी रहा है इस तरीके से। अब बात ये आती है कि जो नर्सरी हमारी तैयार हो गई है उसकी रोपाई किस विधि से करें। नर्सरी से रोपाई के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि जब हमें नर्सरी से पौधों को उखाड़ करके और खेत में उसकी रोपाई करनी है तो हम नर्सरी की 2 दिन पहले उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद, सिंचाई करने से क्या होता है, अगर बेड पे हमने नर्सरी तैयार की है तो वो पौधे बड़ी आसानी से हमें उखड़ जाते हैं, आसानी से हम उनको ले जा करके और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यदि हमने बेड के बजाय पॉली ट्रे में तैयार किया है, ट्रे में अगर हमने तैयार किया है, तो अगर हम उसकी अच्छी तरीके से सिंचाई कर देते हैं तो पौधे बड़ी आसानी से उस ट्रे, उस कैविटी से उखड़ जाते हैं। तो 2 दिन पहले सिंचाई कर देनी चाहिए, और सिंचाई करने के बाद गन्ने की जो पत्तियां हैं, जो पौध, हमारी जो पौध है उस पौध की जो पत्तियां हैं उनकी लगभग 1/3 पत्तियों को कैंची से ऊपर से काट देना चाहिए। ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पत्तियां काट देने से क्या होता है कि गन्ने की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मतलब सीधी सी भाषा में किसान भाई ये समझें कि पत्तियों के द्वारा पानी वाष्प के रूप में उठता है, निकलता है। तो जब हम काट देते हैं तो नमी उसकी जो है पौधे में संरक्षित रहती है, जिससे पौधे का सर्वाइवल होता है। मतलब कि अगर हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो पौधे जीवित रहते हैं, काफ़ी पौधे 90% 95% पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो नर्सरी में हमें करनी है। इसके पश्चात रोपाई की जो विधि है, सामान्य तरीके से जिस तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं उस तरीके से खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तैयार करने के बाद 90 सेंटीमीटर की दूरी पे, यदि हमें कोई अंतर फसल की बुआई उसमें नहीं करनी है तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पे, और यदि अंतर फसल की बुआई करनी है तो 120 सेंटीमीटर अर्थात 4 फीट की दूरी पे हम कूण बना लेते हैं, 4-4 फीट की दूरी पे, और उस कूण में 1-1 फीट की दूरी पे छोटे छोटे हम गड्ढे बना लेते हैं, बहुत हल्के हल्के गड्ढे बनाते हैं। यहाँ पे किसान भाइयों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हम गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे इसलिए बनाते हैं कि जो नर्सरी से हम ये सीडलिंग लेके उखाड़ के लेके आएंगे तो नर्सरी में नीचे सिंगल बड लगी रहती है, गन्ने का टुकड़ा लगा रहता है, सिंगल बड लगा रहता है। वो आपको क्या करना है कि जब आप हल्का सा गड्ढा कर देंगे तो उस गड्ढे में वो सेट बैठ जाता है। तो जब आप लाइनों में सिंचाई करेंगे तो आपके पौधे उखड़ेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे किसी भी कर्षण क्रिया से। तो वो जब सेट बैठ जाते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस 95% 99% तक होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से पौधों की रोपाई करें। रोपाई के तुरंत बाद उन कूड़ों में किसान भाई हल्की सिंचाई अवश्य कर दें जी। और जब आप देखें कि 7-8 दिन में पौधे नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं, तब उसमें प्रति पौधा 4-4 5-5 दाने यूरिया आप पौधों के पास डाल दें तो पौधों का सर्वाइवल बहुत ही जल्दी होगा और बहुत तेजी से पौधे की बढ़वार होगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि कम से कम 3 महीने तक उसमें मिट्टी ना गिराएं। जब उसमें कल्ले बनते हों, कल्ले बनने की अवस्था पूरी हो जाए, ब्यांत उसमें पूरी हो जाए, तब उसमें मिट्टी हम गिराएं। तो इस तरीके से अब किसान भाई देखेंगे कि बहुत अच्छी ब्यांत होगी और उपज भी बहुत अच्छी प्राप्त होगी नर्सरी विधि से अगर हम करते हैं तो। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी खेती की ज़मीन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही, सीमित होती जा रही है, तो हमारी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसी कौन सी फसलें हैं कि जो गन्ने की खेती के साथ साथ हमें उनको भी जो है साथ में आता है अंतर फसल के रूप में लेना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अहम प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि शरदकालीन गन्ने के साथ किसान भाइयों को जरूर अंतर फसली खेती अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि शरदकालीन गन्ने की बुआई जब हम कर देते हैं तो बुआई के बाद जब जमाव हो जाता है, तो जमाव के बाद जब तापमान काफ़ी कम हो जाता है, अर्थात दिसंबर या जनवरी में जब काफ़ी ठंड पड़ने लगती है, तो उस समय गन्ने की बढ़वार एक तरह से रुक जाती है। और उन 2 महीनों में हमें उसका समुचित लाभ लेने के लिए, गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो जगह है उसका समुचित लाभ लेने के लिए शरदकालीन गन्ने के साथ अंतर फसली खेती अवश्य करनी चाहिए। फसलों के चयन की बात जो आप कर रहे हैं कि यह क्षेत्र विशेष के हिसाब से करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जिस फसल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, किसान भाइयों को वो फसलें लगानी चाहिए। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी फसल का हम चयन करें वो फसल प्रत्येक दशा में फरवरी तक कट करके खेत से निकल जानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो मुख्य फसल है वो गन्ना है, तो गन्ने पे किसी तरीके से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप सितंबर या अक्टूबर में आलू ले सकते हैं, उसके बाद लहसुन ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, तमाम सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हर हाल में हमें फरवरी लास्ट तक हमारा खेत खाली हो जाए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी हम अंतर फसल का चयन करें वो हमारी अंतर फसल लंबाई में बढ़ने वाली हो, फैलने वाली ना हो, ताकि हमारी मुख्य फसल जो है गन्ने की फसल वो उसकी बढ़वार किसी भी तरीके से वो प्रभावित ना हो। मैं एक छोटा सा आंकड़ा अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा किस तरीके से अंतर फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सामान्य रूप से ये देखा गया है, जो शोधों में पाया गया है कि अगर हम गन्ने के साथ आलू और लहसुन की खेती करते हैं तो आलू और लहसुन की पैदावार तो हमें पर्याप्त मिलती ही मिलती है, प्लस गन्ने की भी पैदावार जो है उससे 8 से 10% और बढ़ जाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि आलू का जो बायोमास होता है वो बहुत तेजी से सड़ता है और उसका फायदा गन्ने को मिलता है। साथ ही साथ आलू के साथ जो हम शस्य क्रियाएं करते हैं उसका भी लाभ हमारे गन्ने को मिलता है। और मोटा मैं बता दूं कि 1 हेक्टेयर में अगर आप गन्ने के साथ आलू की फसल ले रहे हैं तो लगभग 200 से 220 कुंटल आलू आपको मिल जाएगा अंतर फसल के रूप में 3-4 महीनों में। और अगर उसकी बहुत कम रेट पे भी मिले तो कम से कम 1.25 लाख का आलू आपका मिल जाएगा। तो गन्ने की आधी लागत तो आपको अंतर फसल से प्राप्त हो जाती है। तो मैं इस माध्यम से किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि शरदकालीन गन्ने के साथ अंतर फसल किसान भाई अवश्य करें और अपनी आय में वृद्धि करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि लाल शरण रोग बहुत तेजी से लग रहा है गन्ने में, तो इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या जो है विधि अपनानी चाहिए? देखिए, लाल शरण रोग जैसा कि इसको गन्ने का कैंसर कहा जाता है, पहले भी इस पे चर्चा हुई। 2 चीजें किसान भाइयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि जो उनकी गन्ने की फसल खड़ी है उसमें वह अगर किसी भी तरह से लाल शरण रोग से ग्रसित हो गई है तो पहला काम उनको ये करना चाहिए कि अगर खेत में कहीं 1 या 2 मूढ़ या 1-2 क्लम्प अगर प्रभावित हो गए हैं तो उनको आप जड़ सहित, पूरे थान सहित उखाड़ करके आप कहीं नष्ट कर दें। और जहां से आपने पूरे थान को उखाड़ा है वहां पे ब्लीचिंग पाउडर या थायोफिनेट मेथाइल की ड्रेंचिंग कर दें, ताकि वो फंगस और स्वस्थ पौधों में ना लगने पावे। अगर यह चीज काफी मात्रा में है, काफी फसल प्रभावित हो गई है आपकी लाल शरण रोग से, तो आप खेत की मेड़बंदी कर दें ताकि उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने पावे, ताकि और स्वस्थ फसल ना प्रभावित होने पावे। और जितना जल्दी हो सके उसकी कटाई करके उसकी आपूर्ति की व्यवस्था करें। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई नए आते हैं, गन्ने की आते हैं, फसल लगाना चाहते हैं, तो कौन कौन से बीज जो है वो ले सकते हैं और उनका संवर्धन किस तरह से करा जाना चाहिए? देखिए, जो किसान भाई नई गन्ने की, चूंकि लाल शरण रोग से जो गन्ने की मेजर किस्म थी अपने प्रदेश में 0238 वो लाल शरण रोग से प्रभावित हो गई है, तो इस वजह से नई किस्मों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है किसानों के अंदर नई किस्मों को प्राप्त करने की। लेकिन मैं यहाँ पे इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि चूंकि गन्ना ऐसी फसल है कि इसका वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा बीज का संवर्धन होता है। सीधी सी भाषा में अगर ये समझें कि गन्ने
का जो वानस्पतिक भाग होता है, गन्ने का तना होता है, उसी को काट करके बोया जाता है, ना कि बीज के रूप में। तो कब समय में अधिक मात्रा में 40-42 लाख किसानों को एक कोई नई गन्ने की किस्म उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है और उस दिशा में टास्क चल भी रहा है। इस पे युद्ध स्तर पे कार्य भी हो रहा है और बीज उपलब्ध भी कराया जा रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि किसान भाइयों की, अगर आपको नवीन गन्ने की किस्म को आप कुंटल में मत डिमांड करिए। अगर आपको बड में मिल जाए 100 बड, 200 बड, 500 बड अगर मिल जाए तो उससे आप बीज संवर्धन करें। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि एक बड अगर आपको गन्ने की मिल जाती है, नवीन गन्ने की किस्म, तो यदि एक बड की अगर किसान भाई बुआई कर देते हैं तो एक साल में एक बड से मिनिमम कम से कम 5 गन्ने बनेंगे, एक मदर सूट और 4 कल्ले। मैंने मिनिमम लिया है, बल्कि और अधिक बनते हैं, 8-8, 10-10 बनते हैं। अगर 5 ही गन्ने मान लिया जाए और एक गन्ने में 20 आंख मान ली जाए, 20 बड मान ली जाए, तो 20 पंचे 100। एक साल में आपको एक बड से 100 बड मिल गई और उस 100 बड को अगर आप बो देते हैं तो दूसरे साल में आपको 10,000 बड मिल जाती है। वो गुणा होती जाएगी। एक अर्थात एक, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको एक बड मिल जाए तो 2 साल में आप 1 एकड़ गन्ने की बुआई कर सकते हैं। तो हमें किसान भाइयों को मेरा यही मैसेज देना था कि आप कुंटल में, 2 कुंटल में, 10-20 कुंटल ना, अगर आपको बड में मिल जाए, 100-200 बड मिल जाए, तो उससे भी आप बीज का मल्टीप्लिकेशन, सीड मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से कर सकते हैं, काफी मात्रा में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि चीनी मिलों में पेराई का कार्य शुरू होने वाला है, तो हमारे किसान भाइयों की गन्ने की कटाई किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि गन्ने की कटाई किसान भाइयों को तभी करनी चाहिए जब उनके मोबाइल पे SMS आ जाए, मतलब कि पर्ची उनको प्राप्त हो जाए, तभी गन्ने की कटाई करनी चाहिए। क्योंकि गन्ने की कटाई करने के बाद उसमें बड़ी तेजी से उसके चीनी परते में और उसके वजन में कमी आने लगती है, जिससे किसान को भी नुकसान होता है और साथ ही साथ चीनी मिल को भी नुकसान होता है। तो जब SMS आ जाए, पर्ची आ जाए, तभी गन्ने की कटाई करें। और कटाई करते समय एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गन्ने की कटाई जब भी करें किसान भाई, जमीन की सतह से करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, जो श्रमिक होते हैं 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई कर देते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर ऊपर से भी गन्ने की कटाई कर देते हैं तो आप ये समझिए कि 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल गन्ना हम खेत में ही छोड़ देते हैं। और वो गन्ना हम खेत में छोड़ देते हैं जिसमें चीनी सबसे ज्यादा मात्रा, नीचे की मात्रा पोर्शन में चीनी सबसे ज्यादा होती है, वो चीज हम खेत में ही छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी चीज, आगे आने वाली जो फसल होती है, पेड़ी की जो फसल होती है, उसकी में भी फुटाव अच्छा नहीं होता है। तो जमीन की सतह से अगर गन्ने की कटाई करें। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने जानकारियां दी हैं गन्ने की बुआई और से रिलेटेड, तो उन जानकारियों को आप जो है गन्ने की बुआई करते समय जो है विशेष ध्यान रखेंगे और उन बातों को अपनाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी फसल मिलेगी और आपका लाभ ज़्यादा होगा। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।